हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर 13 चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा पर्पस यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करने का है। उससे पहले हम एक अमेंडमेंट आई है इस बार मई 2022 के लिए, वो एक देख लेते हैं। यहाँ पर एक लिमिट होती थी एजुकेशन मेडिकल वालों को, यहाँ पर एक लिमिट होती थी 1 करोड़ रुपए की। वो 1 करोड़ की लिमिट बढ़ा के इन्होंने 5 करोड़ की कर दी है। अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो इनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ये पहले लिमिट 1 करोड़ की होती थी, इस बार ये 5 करोड़ की कर दी है। उसी तरह मेडिकल के अंदर ये लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दी है। ये यहाँ देखो, सिर्फ यही अमेंडमेंट है। एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट डू नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपये, तो रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम जाते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हैविंग एनुअल रिसिप्ट 3.80 करोड़ हैव अवेल्ड एग्जामेशन लेना चाहता है 10/23 3AD की। असेसिंग ऑफिसर इसने डिनाइड कर दिया एग्जामेशन ऑन द ग्राउंड दैट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ नॉट मेड एनी एप्लीकेशन टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर अप्रूवल अंडर द साइड सेक्शन। एग्जामिन द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन डिनाइंग द एग्जामेशन। अब ये देखो, असेसिंग ऑफिसर ने उसको मना कर दिया कि तूने अप्लाई नहीं करा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको ज़रूरत ही नहीं है। 5 करोड़ की लिमिट होती है ना, 5 करोड़ की लिमिट होती है, 5 करोड़ से ऊपर गया ही नहीं, तो असेसिंग ऑफिसर का जो यहाँ पे एक्शन है वो सही नहीं है। आंसर देख लेते हैं हमारा। इनकम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग सोनली फॉर एजुकेशन पर्पस, प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं इनका। यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाएगी इसको अगर इंस्टीट्यूशन की टोटल रिसिप्ट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट 5 करोड़, 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दी है असेसमेंट ईयर 22-23 से। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर ने जो ये मना करा है उसका एक्शन क्या हो गया, करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट अंडरटेक फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी थ्रू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल। एनुअल रिसिप्ट उसकी 3 करोड़ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से और 4 करोड़ है हॉस्पिटल से। अब यहाँ पर देखो ये क्या करना चाहेगा, इट डिज़ायर टू अवेल एग्जामेशन लेना चाहता है वो वो ये कहता है कि ये जो लिमिट है 5 करोड़ की, ये इंडिविजुअल चेक करनी है। तो वह कहता है मेरे को एग्जामेशन दो। अब आप प्रोविज़न पे जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं, देखना वहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट्स, तो ये ध्यान से देखना है, आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है कि ये जो 5 करोड़ की लिमिट है, एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट्स आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आपको एग्जामेशन मिलेगी, अदरवाइज आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगी। तो अब वो कह रहा था मुझे इंडिविजुअल चाहिए, तो वहाँ पे इंडिविजुअल इसको नहीं मिलेगी, वो गलत कह रहा है। अब आंसर चेक करते हैं। एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट द लिमिट ऑफ एनुअल रिसिप्ट जो 5 करोड़ है वो क्वा टैक्स पेयर है, ना कि क्वा एक्टिविटी। यानी कि पर एक्टिविटी चेक नहीं करी, वो टैक्स पेयर पर टैक्स पेयर को चेक करनी है, एक पर पर्सन चेक करनी है लिमिट आपको। एग्रीगेट जो एनुअल रिसिप्ट है एजुकेशनल एक्टिविटी और मेडिकल एक्टिविटी दोनों की मिला के 5 करोड़ से ज़्यादा होगी तो वो एग्जामेशन ले ही नहीं पाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। सिंस द प्रेजेंट केस एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट 7 करोड़ रुपये है, एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट 5 करोड़, एग्जामेशन अंडर सेक्शन 10/23 3AD 3AE कैन नॉट बी अवेल्ड इवन थो द इंडिविजुअल रिसिप्ट हैज़ नॉट बीन एक्सीडेड। अब इंडिविजुअल को तो चेक ही नहीं करना, हमारे को तो एग्रीगेट चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल रीडिंग है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। अरे ये कहाँ गया, इसमें सिंपल एक टाइम लिमिट पूछी हुई है आपसे। स्विस मैरिटाइम यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसने वो सेटअप किया था 1 दिसंबर 2020 को। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ नेवर अप्लाइड फॉर सेक्शन 10/23 एग्जामेशन। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नाउ डिसाइडेड टू ऑब्टेन सेक्शन 10/23 6 अप्रूवल लेना चाहते हैं जो इफेक्टिव होगी। यूनिवर्सिटी वांट्स टू अंडरस्टैंड द टाइम लिमिट, वो पूछना चाह रहा है अपने से। टाइम लिमिट सिंपल है, सिंपल रीडिंग से हो जाएगा, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट उसका एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, रिसीव्ड 30 लाख रुपीज़
in aggregate turnover previous year 2021-22 activity in the nature of trade. The total receipt of the institution include donation is 140 lakhs भी, इसकी टोटल जो डोनेशन रिसिप्ट है वो 140 lakhs है। हमारे को चैरिटेबल की हमारे को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। वो तो उसमें क्या कहा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी चैरिटी में आती हैं, जैसे कि योगा आता है, एजुकेशन आता है, उसमें एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी भी आता है। लेकिन अगर ये नेचर ऑफ ट्रेड है, अगर आप इसको नेचर ऑफ ट्रेड में करते हो ये एक्टिविटी, तो वहाँ पर एक लिमिट है, तब कब चैरिटी माना जाता है वो, अगर टोटल रिसिप्ट का 20%, अगर आपकी एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी से जो रिसिप्ट्स आ रही है वो टोटल डोनेशन की 20% तक है, तब तो ठीक है, एग्जाम्शन मिल जाएगी। अगर उससे ऊपर होती है तो आपको डोनेशन, तब आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। अब टोटल 140 लाख है, 140 लाख का 20% 28, लेकिन यहाँ पे तो 30 लाख है। पर यहाँ पे तो अमाउंट जो है वो 30 लाख रुपीज़ है, 20% से ज़्यादा होगा टोटल का, तो यहाँ पे एग्जाम्शन इसकी चली जाएगी। इट अप्लाइड 85% ऑफ इट्स टोटल रिसीव्ड फ्रॉम सच एक्टिविटी ड्यूरिंग द सेम ईयर फॉर इट्स मेन ऑब्जेक्ट एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। पहला क्वेश्चन हमारे से पूछता है व्हाट वुड बी द टैक्स कंसिक्वेंसेज ऑफ सच रिसीव्ड एप्लीकेशन बाय द इंस्टीट्यूशन। तो हम इसको बता देंगे 20% वाली बात सारी, कि 140 लाख का जो 20% होता है वो 28 लाख है, जबकि तुम्हारी जो रिसिप्ट है वो 30 लाख रुपये है। चैरिटेबल ये जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना लॉस कर जाएगा चैरिटेबल स्टेटस का। यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि क्या इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक छोटी सी गलती करी है बस, ठीक है। उसकी वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, वो 20% से ज़्यादा होगी तो उसको एग्जाम्शन मत दो इस साल की, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। स्कूल में एक बच्चा होता है जैसे ही, अब वो बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो ठीक है, हम उसको ये कह सकते हैं ना कि तू क्लास से बाहर हो जा, ये तो नहीं करेंगे ना, तेरा वो कैंसिल ही कर देते हैं, बस तूने स्कूल ही नहीं आना, ठीक है। तो वही चीज़ इसके अंदर है, एग्जाम्शन नहीं देंगे तेरे को इस बार, ये वाला मैं पीरियड में तेरे को पीरियड नहीं यूज़ करने दूंगा, मेरा पीरियड में मत आइयो तू, ठीक है। बच्चे को हम यही कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते स्कूल से हट जा, रेस्ट्रिकेट कर दिया तुझे, ठीक है। तो उसी तरह इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना आपको, सिर्फ एग्जाम्शन कैंसिल करनी है। चेक करते हैं पहला आंसर। द मेन ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन का ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जनरल यूटिलिटी है। इंस्टीट्यूशन लॉस कर जाएगा चैरिटेबल स्टेटस को अगर उसकी जो रिसिप्ट्स हैं वो 28 लाख से ज़्यादा हो जाती हैं, 20% से ज़्यादा। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तूने 85% है, 85% है, वो कहीं भी लगा दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना लॉस कर जाएगा चैरिटेबल स्टेटस को, बेनिफिट जो तुझे मिलना था वो नहीं मिलेगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अप्रूवल इज़ नॉट वर्डन, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है नहीं हुआ, तेरा चैरिटेबल स्टेटस तो गया। वुड योर आंसर भी डिफरेंट इफ़ द इंस्टीट्यूशन इज टोटल रिसिप्ट अगर 150 होती फिर तो अलाउड हो गया, बस दिक्कत ही नहीं। 150 का जो 20% है 30 लाख हो गया और 30 ही उसने रिसिप्ट करी है, फिर तो एग्जाम्शन कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे को एग्जाम्शन दे दो। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अगर इसका मेन ऑब्जेक्ट रिलीफ ऑफ द पुअर होता, अगर इसका मेन ऑब्जेक्ट रिलीफ ऑफ द पुअर होता, इंस्टीट्यूशन को अब 30 लाख रुपये मिले ट्रेडिंग एक्टिविटी से, टोटल रिसिप्ट 140 लाख है, 85% इसने मेन ऑब्जेक्ट में अप्लाई भी कर दिया। ये जो लिमिट है 20% की, ये सिर्फ एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में है, ये वर्ड है ना एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये 20% की लिमिट सिर्फ इसी वर्ड में अपने को चेक करना है, इसी केस में चेक करना है, और कोई भी केस आ जाए। अब इसमें रिलीफ ऑफ पुअर है, ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। योगा आ जाए, ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है, इसकी एग्जाम्शन इसको मिलेगी, कोई लिमिट चेक नहीं करनी, कंफ्यूज करने के लिए सब दिया हुआ डाटा। चेक कर लेते हैं। The restriction regarding carrying on the trading activity for cess fees, other consideration will not apply if the main objective of the institution is relief of the poor. Relief of the poor के केस में आपको कोई लिमिट चेक नहीं करनी, कोई 20% नहीं, कोई कुछ नहीं। इंस्टीट्यूशन कैन क्लेम एग्जाम्शन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन, जो सेक्शन 11 से 13 जो सेक्शंस हैं उनको फुलफिल करो, अपना एग्जाम्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है सेव वाइल्ड लाइफ, यहीं से पता चल गया अपने को ये क्वेश्चन में। अब मेन ऑब्जेक्ट इसका यही है और हमारे को बस चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन आनी चाहिए। चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन चेक करो, उसमें ये चेक करो एनवायरमेंटल वाइल्ड सेव वाइल्ड लाइफ वाले पॉइंट आता या नहीं आता, और ये चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में आता है, उसको एग्जाम्शन मिल जाएगी। यूज फॉर द इंटायर इनकम, इसने क्या करा, एन इंस्टीट्यूशन हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यूज द इंटायर इनकम डिराइव फ्रॉम द एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड
for its main object during the previous year. Would such utilization of income is treated as utilization of charitable purpose? Examine would your answer be different if the main object of the institution advancement of object of general public utility होता. तो पहला आंसर अपना चेक कर लें एक बार. पहला आंसर हमारा चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट. यहाँ पे आ गया वाइल्ड लाइफ वाला, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो ये अपना आ गया सारा कुछ यहाँ इसमें. हाउएवर द एडवांसमेंट ऑफ अदर पब्लिक यूटिलिटी में हम 20% वाली बात बता देंगे इसको. एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर पब्लिक यूटिलिटी शैल नॉट बी चैरिटेबल पर्पस इफ द इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड. अगर वो ट्रेड में करोगे तो फिर वो चैरिटेबल की पर्पस की डेफिनेशन में आता ही नहीं. अगर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी एज ए ट्रेड एक्टिविटी करोगे, ट्रेड बना के उसका काम करोगे, तो फिर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में नहीं आता. फिर बाद में इन्होंने ये कहा कि ये 20% तक आपको अलाउड है, 20% कर दोगे तो अलाउड है, अगर उससे ज़्यादा करोगे तो फिर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी. ये वाली बात इसने यहाँ पे लिख दी सारी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब यहाँ पर ये बात कर रहा है, ये एग्जांपल है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 March 2022 a charitable trust earned income 1 lakh rupees but it received only 60,000 in the year, balance 40,000 in the received in the during previous year 2022-23. कोई दिक्कत नहीं है. हमारे को जितने भी पैसे मिलते हैं, जितने भी पैसे मिलेंगे 15% की 15% की हमारे को फ्लैट एग्जम्पशन होती है और 85% जो बैलेंस होता है वो हमारे को यूज़ करना होता है उसी साल में या आने वाले साल में. अब हम इसका कंसेप्ट देखते हैं. वैसे तो कहते हैं कि अगर हम जनरल बात करें, हमारे को मान लो 1 लाख रुपए मिलते हैं तो 1 लाख में से 15% हमारे को एग्जम्पशन मिलती है. बाकी बचे 85%, 85,000 रुपये हमारे को इसी साल लगाने होंगे. अब कई बार क्या होता है कि मैं ये 85,000 रुपये पूरे नहीं लगा पाता इस साल में, तो मेरे पास एक कंसेप्ट होता है, मेरे पास एक राइट होता है कि मैं इनको आगे आने वाले टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ. तो उसका क्या प्रोसेस होता है हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे. अभी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको 1 लाख रुपये मिले. ठीक है, 60,000 1 लाख रुपये टोटल थे. चैरिटेबल ट्रस्ट ने 1 लाख रुपये कमाए, आपको 60,000 रुपये मिल गए. ठीक है, 40,000 रुपये अगले साल मिल जाएंगे. अब आपको टोटल 1 लाख मिलने हैं तो 15% तो एग्जम्पशन ही है आपकी. बाकी बचे 85,000 में से 60,000 आपको इस साल मिल गए. ठीक है, ये आप अप्लाई कर दो. ठीक है, और बाकी कितने बच गए. जैसे मान लो कि आपके पास 1 लाख है, 1 लाख में से 15% आपकी डिस्काउंट होगी 85 बच गए. उसके अंदर से आपको क्या करना है, 45,000 लग गए ना अपने और 40,000. देखो 1 लाख से टोटल एक्चुअल रिसिप्ट कितने हुई 60,000. 15 की आपको एग्जम्पशन मिल गई, यानी कि 45 अप्लाई करना है अपने को, और जो 40 अगले साल मिलेंगे वो आप अगले साल अप्लाई कर देंगे. ठीक है, टोटल 85 अपने को अप्लाई करना है. मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको टोटल 1 लाख मिले हैं, 1 लाख का में से 15% माइनस कर दो, बाकी बच गया आपके पास 85,000. आपको 85,000 अप्लाई करने हैं. 40,000 तो आपको अगले साल मिलेंगे, तो 40,000 तो वो अगले साल अप्लाई करेंगे. 85 में से 40 अगले साल करेंगे, 45 इस साल कर दो, 15 की एग्जम्पशन ले लो. ठीक है, अब देखो, अब जो एग्जाम्पल 2 है वो ये कहता है कि आपको 50,000 मिले हैं, वो मिले 30 मार्च 2022 को. ठीक है, अब एक ही दिन पड़ा है, एक ही दिन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं होंगे. तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एक दिन ही अगले साल तक अप्लाई कर देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ए ट्रस्ट रिसीव 50,000 ऑन द 30 मार्च 2022, प्रीवियस ईयर एंड्स ऑन द 31/3/2022. ऑब्वियस है, इम्पॉसिबल है, एक दिन में कैसे पैसे अप्लाई कर दोगे सारे. तो यहाँ पे आपकी लास्ट डेट 31/3/2022 नहीं है बल्कि 31/3/2023 है. ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22 ए ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिली है 25 लाख रुपए की, और स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है कि कॉर्पस फंड शुड बी यूटिलाइज फॉर द सेटिंग अप ए साइंस लेबोरेटरी. कॉर्पस डोनेशन आता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन पे ही आया हुआ है कि आपको ये इसीलिए यूज़ करना है. अब ट्रस्ट इंटेंड्स टू सेटअप ए लैब ओनली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 and will utilize the funds only during the financial year. In this regard, trust want to understand whether the corpus donation are exempt है या नहीं है.
यहाँ पर हमारे को ये बताना चाह रहे हैं कि कॉर्पस डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट करना है हमारे। तो देखते हैं क्या कहते हैं। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉर्पस ट्रस्ट इज एग्जेम्प्टेड इनकम। जो कॉर्पस डोनेशन होती है हमारी, वो हमारी टोटल इनकम में काउंट ही नहीं होती, ठीक है। शैल फ्रॉम द पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट है, एग्जेम्प्टेड होती है। हर विद इफेक्ट फ्रॉम जो 22-23 इन्होंने कहा है कि, और देखो जो कॉर्पस डोनेशन होती है, अब आपके पास पैसा आ गया, तो लो क्या कहना चाहता है, लो कहता है कि आपके पास ये जितना ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है, इसको हमने टोटल इनकम में तो तुम्हारी काउंट कर ही नहीं, हमने तुम्हारे को एग्जाम्पशन दे दिया कि ये पैसे आपने को स्पेसिफिक डायरेक्शन पे ही लगा देंगे। तो गवर्नमेंट कहता है, हम क्या होता था, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ना ये भी कर सकते थे, जैसे मान लो कि आपके पास पैसा आ गया, कोई इंस्टीट्यूशन है उसके पास बहुत करोड़ों रुपये आ गए कॉर्पस डोनेशन के नाम पे, तो वो पैसा ना बड़ा क्या करेंगे, वो यूटिलाइज़ करना शुरू कर देंगे अपने कामों में, सोचेंगे ये कर देते हैं, इसे ये कर देते हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो यूटिलाइज हो जाएगा, पैसा आपका दूसरे कामों में लग जाएगा, जबकि मेन जो पर्पज़ था उस पर लग ही नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये पैसा ना आपको घर पे नहीं रखना, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस जगह पे नहीं रखना, किसी ऐसी मतलब अपने पास नहीं रखना आपको पैसा। तो हम सेक्शन 11(5) पढ़ेंगे, उसके अंदर इन्होंने बताया हुआ कुछ प्रिस्क्राइब्ड मोड्स दी हुई हैं, वहीं पे पैसा लगाना है, ये वाला कॉर्पस वाला। अब कॉर्पस जो पैसा होता है इसी साल तो लगाना नहीं, वो डायरेक्शन दे के चले जाते हैं, जो डोनर होता है वो कहता है 2 साल बाद लगाना है, 3 साल बाद लगाना है, अब वो काम जब शुरू होएगा तभी लगाऊंगा, ठीक है। तो वो पैसा हमारे को 11(5) में लगाना होता है, 11(5) में प्रिस्क्राइब्ड मोड्स दी हुई हैं, वहीं पर पैसा लगाना है। However, with effect from assessment year 22-23, in order to avail the exemption by trust, ये कॉर्पस डोनेशन को भी अपने को 11(5) में डालना पड़ेगा। ये भी अमेंडमेंट है, वैसे पता था हमारे को ये वाली बात पहले भी, लेकिन फिर भी ये दी हुई है इस बार। फेलियर टू डिपॉजिट द सेम, अगर हम प्रिस्क्राइब्ड मोड में पैसे डिपॉजिट करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी इनकम मान ली जाएगी, कॉर्पस डोनेशन हमारी इनकम मान ली जाएगी। आगे चलते हैं। MSO Foundation, a registered charitable institution set up on 1st April 2020, is engaged in providing education in hotel management. Organization acquired a building for using the same for holding classes and office activity. It has approached you for your opinion, अपना ओपिनियन मांग रहा है, on its eligibility to claim the cost of building, also depreciation। अब देखो वो बिल्डिंग की कॉस्ट भी लेना चाहता है और डेप्रिसिएशन भी क्लेम करना चाहता है, सियाना बन रहा है अपने आप में, एडवाइस देनी है अपने को, फीस लेंगे उससे अपन अच्छी खासी। इन द करंट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर एडवाइस दो इंस्टीट्यूशन को इंडिकेटिंग द रीजन। वुड योर एडवाइस चेंज इफ बिल्डिंग हैज़ बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ लोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 2-3 पॉइंट सिखा के जाएगा अपने को ये। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें आप। ठीक है, तो हम इसको यहाँ बताएंगे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जितने पैसे मिलते हैं, ठीक है, पहले हम अपनी बात बता देंगे इसको, सेक्शन 11 वाली, कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जितने भी पैसे मिलते हैं वो 15% एग्जाम्प्ट होते हैं, और 85% हमारे को एग्जाम्पशन तब मिलेगी अगर मैं उसको चैरिटेबल पर्पज़ के लिए लगाऊंगा तो ही एग्जाम्पशन मिलेगी, ठीक है। फिर इसमें हम वो वाली बातें बता सकते हैं कि ये जो चैरिटेबल को 85% का पैसा जो बचा हुआ लगाना होता है वो रिवेन्यू और कैपिटल पर्पज़ दोनों के लिए यूज़ कर सकता है। मतलब मैं लैंड खरीद सकता हूँ, फर्नीचर खरीद सकता हूँ, और छोटे मोटे खर्चे जो रेकरिंग बेसिस पे होते हैं, ठीक है, वो उन खर्चों पे भी मेरे को अलाउड होता है। मैं खर्चा कहीं भी करूँ, बस चैरिटेबल पर्पज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानी जाती है। अब फिर अब पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन क्या कहता है। देखो नीचे वही बातें लिख दी सारी, 15%, 85% वो वाली बात लिख दी, रिवेन्यू कैपिटल वाली बात लिख दी। Since the building is acquired by the organization for holding classes which is for purpose of carrying on the object of charitable institution, ये क्वेश्चन को लिखता जा रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन मान लेंगे। However, where the cost of building, अब देखो यहाँ पर, अब बिल्डिंग जब मैंने लिया है तो बिल्डिंग या तो फिर मैं पूरा अमाउंट डाल दूँ, अब मान लो मैंने कि 20 लाख रुपए की बिल्डिंग ली है, या तो 20 लाख फिर अलाउड करवा लूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर मैं डेप्रिसिएशन धीरे धीरे क्लेम करता। ये क्या चाहता है, ये दोनों चाहता है, दोनों तो कर नहीं सकते। अब GST में भी तो यही होता है कि या तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लो, या उसको कॉस्ट ऑफ पार्ट का बना के, कॉस्ट ऑफ पार्ट बना के उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। दोनों चीज़ें तो अलाउड नहीं होती, ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलाउड नहीं होगी आपको। नो अदर डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन अदरवाइज वुड बी अलाउड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम।
अब जो सेकंड पार्ट पूछ रहा था ना, वुड योर एडवाइस चेंज इफ बिल्डिंग हैज़ बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट सिखाएगा यहाँ पे। इफ़ द बिल्डिंग हैज़ बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक देन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैन नॉट बी क्लेम्ड एज एप्लीकेशन। अब आपने क्या करा है, लोन ले लिया, लोन लेके बिल्डिंग ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो तीन चीज़ें होंगी, देखो पैसा आया, अब मैं इसको तीन तरीके से दिखा सकता हूँ। या तो बिल्डिंग दिखा देता कि मेरी 20 लाख की बिल्डिंग है, अब वो मेरा इंटरेस्ट भी जाएगा लोन के ऊपर। तो यहाँ पर अपना ही फ़ायदा है कि आप 20 लाख की बिल्डिंग मत दिखाओ, ना 20 लाख को टुकड़ों में दिखाओ डेप्रिसिएशन में। आप लोन जब रीपे करोगे ना, लोन जैसे जैसे रीपे होता जाएगा, जितना रीपे करते जाओगे उसको एप्लीकेशन मान के दिखाओ। एक चीज़ आपको अवेलेबल है, या तो कोस्ट कर लेते या डेप्रिसिएशन कर लेते, ब्याज अलग से कर लेते। आप उसकी बजाय सारी की जगह सारा छोड़ो, डेप्रिसिएशन छोड़ो, लैंड बिल्डिंग की कोस्ट छोड़ो। इस केस में अगर रीपेमेंट ऑफ लोन है तो फिर आप लोन को रीपे करते जाओ और उसकी रीपेमेंट आप क्लेम करते जाओ। If the building has been acquired out of the loan taken from the bank, then cost of building cannot be claimed as application। अब cost of building को claim मत करो, लोन को रीपे करो, इसको एप्लीकेशन मानेंगे इन द ईयर रीपेमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रीपेड। जब जब आप रीपेमेंट करोगे तब तक आपकी एप्लीकेशन मानते जाएंगे, जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी एप्लीकेशन मानते जाएंगे। एक अल्टरनेटिवली व्यू भी है इसके ऊपर, ये कहता है सिंस द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। वही बात, आप डेप्रिसिएशन कर लो। However, if the deduction in respect of depreciation is claimed, then it is possible to take view that the repayment of loan may not be eligible to treat it as application। बात एक आ गई, तीनों में से एक चीज़ कर लो, या कोस्ट कर लो या डेप्रिसिएशन कर लो या फिर रीपेमेंट कर लो, तीनों अलाउड नहीं होंगी आपको। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, A charitable institution registered under Section 12AB Income Tax Act 1961 filed in the form number 10 for seeking permission to accumulate unapplied income 11(2) Act of the object of the institution submitted it to assessing officer along with the resolution for accumulation. Assessing officer found that the object for which accumulation was sought were not particularized in as much as they covered in the entire range of object of the institution. Can the assessing officer deny the benefit of accumulation? इस केस में क्या होता है कि जैसे कि आप एक्यूमुलेट करते हैं 85% जो अमाउंट होता है वो मैं एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी पैसे लगाने के लिए कुछ है नहीं, पैसा तो बड़ा है लेकिन मैं लगाऊँ कहाँ। तो उसके लिए आपके पास फॉर्म 10 आपको भरना होता है, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर को उसके अंदर बताना होता है कि मैं ये पैसा एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, अभी नहीं लगाना चाहता, मैं आने वाले सालों में लगाना चाहूँगा, ठीक है। तो ड्यू डेट से पहले पहले आपको रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पहले ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न इनकम फॉर्म नंबर 10 के अंदर आपको ये बताना होगा। बस सिर्फ बताना ज़रूरी है असेसिंग ऑफिसर की, असेसिंग ऑफिसर को ये बताना ज़रूरी है कि मैं एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, ये पैसा मैं इतना एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, पूरे पैसे नहीं लगा पाऊँगा। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा वो बताना ज़रूरी नहीं होता, किस किस के ऑब्जेक्ट बताता रहूँगा मैं, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर शायद उसको पूरा प्रोविज़न पता नहीं होगा और असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिनाई कर दिया, कहता मैं तो नहीं तेरे को बेनिफिट देता। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर गलत होगा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बताना ही सफिशेंट होता है। ऑब्जेक्ट नहीं बताऊँगा तेरे को, बस तेरे को बताऊँगा मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या ऑब्जेक्ट है ये नहीं बताऊँगा। तो फिर से सेक्शन 11 के बारे में 85% वाली बात, 15% वाली बात बता देंगे। इंस्टीट्यूशन को राइटिंग के अंदर देना होता है असेसिंग ऑफिसर को, पर्पस फॉर विच इनकम इज़ बीइंग एक्यूमुलेटेड ये बताना जरूरी होता है इसको, ठीक है। इंस्टीट्यूशन हैज़ नॉट स्टेटेड एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं बताना आपको। इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए चैरिटेबल ट्रस्ट टू पर्टिकुलराइज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट फॉर विच एक्यूमुलेशन इज सॉट। भाई कोई ज़रूरी नहीं है असेसिंग ऑफिसर को सारी बात बतानी, कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ इनफ इफ़ द असेसी सीक्स परमिशन, बस तू उससे परमिशन ले रहा है, मान कर रहा है अगले का, यही बहुत है। लो ये कह रहा है कि तू ये काम करना चाहता है ना, बस बता दे उसको, परमिशन ले ले, असेसिंग ऑफिसर की परमिशन ले ली, ऑब्जेक्ट नहीं बताएंगे आप उसको। देयरफॉर द असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट डिनाई द बेनिफिट ऑफ एक्यूमुलेशन इन सच ए केस, नहीं मना कर सकता उसको। ये रहे वो 11 ब्रांच के मोड्स। आपको जो भी पैसा लगाना होता है आपको यहीं लगाना होगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट
सर्टिफिकेट में पोस्ट ऑफिस में, शेड्यूल्ड बैंक में, यूटीआई में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, डिबेंचर में पैसा लगाओ। ये क्वेश्चन आपसे अलग से भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी में लगाओ, अप्रूव्ड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पैसा लगाओ, बॉन्ड अप्रूवल, पब्लिक कंपनी में पैसा लगाओ। ये काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट इन इमोबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी, नॉट बिंग प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड ए बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बैंक ऑफ इंडिया, अदर मोड्स भी हैं काफ़ी सारे, बहुत पॉइंट हैं इसके अंदर, बहुत सारे पॉइंट हैं। देखो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चैरिटेबल ट्रस्ट है, 30 लाख रुपये मिले, 140 लाख, टैक्सेबिलिटी बताओ, इनकम रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, और वुड यू आंसर डिफरेंट इफ द ट्रस्ट रन स्कूल्स इन द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। अब देखो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ते हैं आप, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ट्रस्ट रन स्कूल्स इन द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड अप्लाई द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस और स्कूल्स एक्टिविटी। अब जो ये 20% वाली लिमिट थी, अभी अपन ये डिस्कस कर रहा है पहले कि ये जो 20% वाली लिमिट है वो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में होती है। अब कहते हैं इसमें यहाँ पे इसने चीज़ चेंज कर दी, ये कहते हैं तब आपका आंसर चेंज होता अगर ये जो स्कूल है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर चलाया जा रहा है। यहाँ पर ना कहीं जो खुशबू आ रही है अपने को चैरिटेबल, जो अपन डेफिनेशन देखें अगर चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो उसके अंदर जो आ रही है एजुकेशन जो का, वहाँ पे रिलीफ ऑफ पुअर की कहीं ना कहीं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को देख के ऐसा हमारे को फील आ रहा है, रिलीफ ऑफ पुअर वाला, तो वहाँ पर तो फिर लिमिट होती नहीं। ठीक है, तो इन्होंने जो ये लाइन पढ़ी है कि स्कूल्स चलाना डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड एरिया के अंदर, गरीब बच्चों की मदद करना, ये तो वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अलावा। ठीक है, तो इन्होंने भी यही प्रोविज़न, यही व्यू उठाया हुआ है। प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट इंक्लूड्स बिजनेस अंडरटेकिंग एज पर द हेल्ड प्रॉफिट अगेन इंसिडेंटल देयरफॉर इन द सेकंड केस एग्जाम्पशन मिल जाएगी इसको, अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखो यहाँ लिखा हुआ ये रहा, इट डज नॉट अफेक्ट अदर लिम्स डेफिनेशन, रिलीफ ऑफ द पुअर, रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ। ठीक है, यहाँ तो फिर होती नहीं लिमिट। शैल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है यहाँ पर। कई बार हम क्या करते हैं, कोई वो एसेट दूसरे बेच के नई एसेट खरीद लिया करते हैं, पुरानी एसेट्स होती हैं हमारे पास वो महंगी बेच देते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, फिर नई एसेट हम कई बार ज़्यादा अमाउंट की खरीद लेते हैं, कई बार कम अमाउंट की खरीद लेते हैं। तो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कितनी इनकम अप्लाइड मानी जाती है। जैसे कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपये की ओरिजिनल कॉस्ट है, अब आपने उस एसेट को बेच दिया, वो 1.5 लाख की बेच दिया, प्रॉफिट आपको जो गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है वो 50,000 का हुआ है, नो डाउट। लेकिन आपने न्यू एसेट खरीदी है ना, वो 1.5 लाख की ही खरीदी है। हमारे को ये इस चैप्टर के अंदर ये बताना है कि चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कितना अमाउंट आपने अप्लाई करा है। तो पुरानी एसेट और न्यू एसेट, जब हम पूरा पैसा नहीं लगाते ना, तो आप क्या करो, सीधा देखो ओल्ड एसेट की वैल्यू कितनी है और न्यू एसेट की वैल्यू कितनी है, दोनों का डिफरेंस उठाओ। 1 लाख 1.5 लाख डिफरेंस कितना है, 50,000, 50,000 एप्लीकेशन आंसर आपका डायरेक्ट। एक और चेक कर लेते हैं सिचुएशन 2 में। 1 लाख की पुरानी एसेट है, सिचुएशन 2 कैपिटल जो नई एसेट खरीदी है वो 1,20,000 की खरीदी है ना, बस ठीक है, दोनों का डिफरेंस चेक करो, 20,000 अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस आपके 20,000 हुए हैं। पैसे तो आपके पास 50,000 आए थे, आपने न्यू एसेट खरीदी है 1,20,000 रुपये की, 30,000 आपकी जेब में अभी भी पड़े हैं, तो अप्लाई कितना करा है, 20,000। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ये अच्छे से देखो। एक कैपिटल एसेट है, बिल्कुल सिंपल, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एसेट 1,20,000 है, नेट कंसीडरेशन 1,80,000 है, प्रॉफिट तो आपको 60,000 का हुआ है, कैपिटल गेन आपको 60,000 का हुआ है, लेकिन जो नई एसेट खरीदी है ना वो कितने की है, 1.5 लाख की। पुरानी एसेट में से न्यू एसेट, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस है 30,000 का, 1,20,000, 1,50,000, पुरानी एसेट न्यू एसेट, पुरानी और नई एसेट का डिफरेंस है 30,000। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि जो 2/3 ऑफ द इनकम है ना वो डिराइव्ड होती है फ्रॉम द कैपिटल एसेट यूटिलाइज फॉर द चैरिटेबल पर्पज। सेकेंड लाइन लिखी हुई है, 2/3 ऑफ द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच कैपिटल एसेट्स आर बीइंग यूटिलाइज फॉर द चैरिटेबल पर्पज। अब टोटल मैंने 30,000 रुपये कमाए, 30,000 रुपये लगाए हैं टोटल, 30,000 में का 2/3 है ना वो चैरिटेबल पर्पज़ का है, बाकी मेरा अदर देन कुछ है, कुछ भी हो मेरा चैरिटेबल पर्पज़ 2/3 है। टोटल 30,000 है आपके पास, 30,000 का 2/3 कितना हो गया, 20,000, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक
ठीक है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, जैसा कि इंस्टीट्यूट ने दिखाया हुआ है कि पहले 1.5 लाख का 2/3 कर लो, फिर 1,20,000 का 2/3 कर लो। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20,000 है। और मैं जो बता रहा हूँ आपको वो सीधा बता रहा हूँ आपको कि जो कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट है वो 1,20,000 है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है वो 1.5 लाख है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 30,000। अगर ये 2/3 वाली लाइन ना होती तो इसका आंसर 30,000 होता डायरेक्ट। ठीक है, इसने 2/3 की लिमिट लगा दी तो मैंने 30,000 का 2/3 कर दिया, आंसर 20,000 डायरेक्ट आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि हुंडी हुंडी चैरिटेबल बुक्स सुपर सब्सक्राइबिंग कंट्रीब्यूशन इन दिस हुंडी फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट फंड केप्ट एट लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल। अच्छा, ट्रिमुला वाज ओपन ऑन 30/3/2021। कैश ऑफ 100 लाख रुपये पड़े हैं इसके पास। वैल्यूबल आर्टिकल 250 लाख रुपये फाउंड हुए हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डिवोटी। टैक्स इम्प्लीकेशन बतानी है आपको, पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं इनकम इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, शेल फ्रॉम द पार्ट ऑफ, वो तो अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाती है फिर वो तो हम कॉर्पस में ले लेते हैं, और कॉर्पस को हम टोटल इनकम में काउंट ही नहीं करते, वो तो एग्जम्पशन होती है। प्रोवाइडेड की कॉर्पस डोनेशन आपके पास आता है तो वो 11/5 में लगा देना। दोबारा बोल रहा हूँ, पहला पैरा ये कह रहा है कि आपको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, ये कह के कि आपको मेरा पैसा तो स्पेसिफिक डायरेक्शन पे लगाना है। ठीक है, अब उसने मेरे को जैसे ही बोला कि आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन पे लगाना है तो मतलब ये कॉर्पस डोनेशन है। कॉर्पस डोनेशन है तो मेरा दिमाग आगे बात करेगा कि कॉर्पस डोनेशन होता है वो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होता, तो कॉर्पस डोनेशन मेरी इनकम में ऐड ही नहीं होएगा। इसका मतलब जब मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन करूँगा सॉल्व, जो हमारे फॉर्मेट में कॉर्पस डोनेशन आएगी ही नहीं, वो एग्जाम्प्ट होती है। अब एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आएगा जब मैं वर्किंग नोट में लिखूँगा कि जो कॉर्पस डोनेशन मिली थी वो टोटल इनकम में तो नहीं जाती, लेकिन मेरे पास जो पैसा आया होगा वो मैं 11/5 में लगाऊंगा। 11/5 सेक्शन 11/5 की मोड्स में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब राजस्थान हाई कोर्ट जो इन सुखदेव चैरिटी एस्टेट के अंदर रूल हेल्ड हुआ था, व्हेन द डोनर हैज़ गिवन ए कंट्रीब्यूशन इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ द असेसी फॉर डोनेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, तो क्लियर इंटेंट टू द डोनर इज टू गिव डोनेशन फॉर द सैड पर्पस, हैंस द कॉर्पस डोनेशन है नॉट असेसेबल एज इनकम। ठीक है, याद आ जाए तो लिख लेना ये केस, ये तो ऊपर भी वही बात लिखी गई है। इन द गिवन केस देयर इज ए स्पेसिफिक डिक्लेरेशन आ गई टेम्पल के अथॉरिटी की कंट्रीब्यूशन आपको यही लगानी है, पार्ट ऑफ कॉर्पस है। इट इज़ पॉसिबल टू टेक व्यू दैट हु पुट द कंट्रीब्यूशन इन द हुंडी गिव ए टैसिट डिक्लेरेशन दे देता कि कंट्रीब्यूशन वुड पार्ट ऑफ द कॉर्पस, वो डिक्लेरेशन दे भी सकता था, ये भी अल्टरनेटिव लेके चल सकते हैं अपन। Further, it may be noted that the provision relating to taxability of anonymous donation under section 115 BBC does not apply to voluntary contribution received by a trust or institution created wholly or religious purpose। ये भी अपना आएगा, भी डिस्कस करते हैं इस सेक्शन के बारे में। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, ए पब्लिक ट्रस्ट इज टू बी क्रिएटेड फॉर a charitable purpose, trust intends to claim benefit of section 11/12, what is the time limit for making application, registration, time limit for granting प्रिंसिपल कमिश्नर। ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, सिंपल, डिस्कस करने वाला नहीं है, जस्ट पढ़ लेना, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन है, पहले भी आया था। ये भी रिलीफ टू पुअर है। यहाँ पढ़ते हैं, चलो आपका कुछ नया मिल सकता है। हेल्प वाली ट्रस्ट क्रिएटेड 1 अप्रैल 2021 फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पुअर। ठीक है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, इसने अप्लाई कर दिया 28 फरवरी 2022 को, ये भी ठीक है। कमिश्नर ने डिनाइड कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड ट्रस्ट हैड नॉट कमेंस्ड एनी चैरिटेबल एक्टिविटी ड्यू टू विच ही कुड नॉट सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ ट्रस्ट। इज द ग्राउंड फॉर डिनाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन बाई कमिश्नर जस्टिफाइड इन दिस केस। देखो, आपने ना कोई एजुकेशन ट्रस्ट, अपने कोई ट्रस्ट बनाई कि मैं रिलीफ टू पुअर करूँगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। अब कमिश्नर इसको मना कर रहा है, कहता है यार तूने कोई चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट तो की नहीं, तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही, जेन्युइननेस लग नहीं रही कि तेरी ट्रस्ट ये काम करती होगी, तो मैं तेरा रजिस्ट्रेशन ना डिनाइल कर रहा हूँ। तो डिस्कस करना है, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने से पूछा जा रहा है कि अपने सामने एक क्लाइंट बैठा है, वो कह रहा है कि मेरे को कमिश्नर ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है। अब अपन को सलाह देनी है प्रोविज़न के हिसाब से, तो उसको बताएंगे भाई वो गलत कर रहा है, वो किस बेस पे तेरे को कह रहा है कि चैरिटेबल तूने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी, मैं तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाली क्या बात है,
ठीक है, तो किस बेस पे मतलब तेरे को बोल रहा है, तो हम उसको बताएंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इंट्रोड्यूस्ड हुआ है अप्रैल 2021 को प्रिस्क्राइब दैट द ट्रस्ट सीकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम रीड विद सेक्शन 12A(1)(a)(c) प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years विदाउट डिटेल्ड इंक्वायरी बाय द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। यानी कि आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड होता है पीरियड फॉर ए 3 years विदाउट डिटेल्ड इंक्वायरी, कोई भी ना आपको इंक्वायरी देने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, इवन इन दिस केस वेयर एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी आर येट टू बी बिगन। आपकी एक्टिविटी अब अभी से थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी, पहले बनाओ तो सही, कुछ लोगों को पता तो चले कि मैं ये काम करना शुरू कर रहा है मैं करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। Hence, in the new registration regime, commissioner cannot deny registration on the ground की एक्टिविटी तो नेक्स्ट स्टार्ट ही नहीं करी। कमिश्नर कैन मेक डिटेल इंक्वायरी लेना चाहता है मेरी, तो ट्रस्ट डीड पढ़ सकता है। कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन व्हेन द ट्रस्ट अप्लाई टू कन्वर्ट इट्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इनटू फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टिपुलेटेड अंडर, बाद में पूछ लियो, कमिश्नर कैन मेक डिटेल इंक्वायरी कर सकता है, कॉल कर सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए जब ये ट्रस्ट अप्लाई करेगी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन होता था, उसमें लिखा हुआ था कि आप किस बेस पे इसको मना कर रहे हो, आप उसकी वो पढ़ लो ना, डीड पढ़ लो, डीड पढ़ो कि डीड में क्या लिखा हुआ है। अब उसने ये पैसे लगाए नहीं, अभी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी, तो रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल कर रहे हो। लेकिन इस बार सीनियर ने इसके अंदर चेंज करके क्या बोला है कि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाओ 3 साल तक का, ठीक है। 3 साल तक तो आपको इंक्वायरी देने की जरूरत ही नहीं है डिटेल में, इतने में काम स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 साल बाद जब आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवाओगे तब आप कैन मेक डिटेल इंक्वायरी एंड कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। अभी आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी असेसिंग ऑफिसर है जो गलत हो गया। ज़्यादातर असेसिंग ऑफिसर क्वेश्चंस में गलत ही होते हैं, इनको टारगेट पूरे करने होते हैं, धक्के से नोटिस भेजते रहेंगे। चलो 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 आगे। ये वाला भी आप एक बार एग्जांपल करके देखना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला भी, इसी भी डिस्कस करते हैं आप एनोनिमस डोनेशन के बारे में। जैसे कि आपको टोटल डोनेशन मिलती है 15 लाख की, सेक्शन 115 VBC है ये, एनोनिमस डोनेशन है वो 30% से टैक्सेबल होता है। इसमें आपको एक एग्जम्पशन मिलती है 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख रुपये विच एवर इज़ हायर। कैसे अप्लाई होता है देखो, जैसे आपको टोटल डोनेशन मिली है 15 लाख की और आपको एनोनिमस डोनेशन मिली है, ये कह के कि ये एनोनिमस डोनेशन है, गुप्तान, ठीक है। 4 लाख का आपका एनोनिमस डोनेशन है। अब देखो टोटल डोनेशन 15 लाख, 15 लाख का 5% 75,000 और 1 लाख विच एवर इज़ हायर 1 लाख। अब ये जो आपको एनोनिमस डोनेशन मिली है ना 4 लाख की, इसमें से 1 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। यहाँ पे एग्जम्पशन का मतलब है कि मतलब ये एग्जम्पशन मिल जाएगी, बाकी जो अमाउंट है वो 30% से टैक्सेबल होगा। यहाँ पर एग्जम्पशन का मतलब एग्जम्पशन नहीं है, ये नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा, मतलब इसको ना हम एप्लीकेशन में ले लेंगे। अभी क्वेश्चन में फिर से डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा आपको। टोटल आपको 15 लाख मिले, 15 लाख का 5% 75,000, 75,000 और 1 लाख, 1 लाख विच एवर इज हायर 1 लाख, 1 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल गई। अभी आप ये सोचो कि 15 लाख में 1 लाख रुपये काउंट नहीं करने, 4 लाख में से 1 लाख गए 3 लाख, 3 लाख रुपये जो है ना टोटल, इसको आप 30% में डाल दो, 30% से टैक्सेबल होंगे। अभी जो बाकी पैसे है ना, ये अब जो 12 लाख है ना, मैं तो जो तुम्हारे को समझाना चाह रहा हूँ यही समझाना चाह रहा हूँ, ये एग्जम्पशन नहीं होती। मतलब 3 लाख रुपये ना, टोटल 15 लाख था, 15 लाख में से 3 लाख रुपये 30% से टैक्सेबल होगा, तो जो ये 12 लाख रुपये है ना, ये नॉर्मल रेट से जाएगा, एग्जम्पशन नहीं है, ये वो 85% वाली एप्लीकेशन में है, ठीक है। वहाँ इसको अप्लाई करना ज़रूरी है डोनेशन को। आपको टोटल 15 लाख रुपये मिले हैं। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है 30 लाख रुपये, आपको 30 लाख रुपये मिले हैं और 7 लाख रुपये एनोनिमस डोनेशन है। अब आपको पैसे तो 30 लाख रुपये लगाने हैं, ठीक है, 7 लाख रुपये एनोनिमस डोनेशन है। तो आप क्या करो, टोटल डोनेशन का 5% करो, 1.5 लाख और 1 लाख विच एवर इज हायर 1.5 लाख, 1.5 लाख 7 लाख में से माइनस कर दो, तो बाकी का जो 5.5 लाख रुपये है ना, ये 5.5 लाख रुपये फ्लैट रेट 30% से टैक्सेबल होगा एनोनिमस डोनेशन। अब देखो टोटल अमाउंट में से 5.5 लाख माइनस कर दो, यानी कि 24,50,000 है, ये नॉर्मल मिले जो, ठीक है। नॉर्मल में मतलब 15% एग्जाम्पशन, बाकी अप्लाई करो किसी भी काम के लिए, रेवेन्यू चाहे कैपिटल, सारा पैसा आपने कर दिया अप्लाई, तो
तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन याद रखना अनोनिमस डोनेशन आपकी 30% से टैक्सेबल होगा। ठीक है, टोटल आपको कितना भी पैसा मिला हुआ है 15% छोड़ दो, एग्जाम्पशन है 85% आपको अप्लाई करना है। उस 85% में ये वाले 12 लाख 24 लाख 50 हज़ार 32 लाख भी हैं। मान लो हमारा कोई क्वेश्चन चल रहा है उसमें ये 24 लाख 50 हज़ार भी हैं। ठीक है, टोटल